जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसकी जो यूनिट 1 है प्रारंभिक परीक्षा की, उसमें है भारत का इतिहास। और ये भारत के इतिहास में हम तीसरा टॉपिक देखने वाले हैं, जिससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। ये वन लाइनर प्रश्न है, तो प्रश्न होंगे और सीधे आंसर होंगे, ज़्यादा विश्लेषणात्मक क्लास नहीं है ये। तो जो विश्लेषणात्मक क्लास हैं उनको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव से संबंधित जो हमारे 100 प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है हमारा आज का, जो पहला प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। तो किस भाषा में की गई है ये बताना है। तो तुजुक ए बाबरी या जो बाबरनामा है इसकी रचना हुई है तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की भाषा में इसकी रचना हुई है। और इसका जो लेखक है बाबर है, बाबर ने ये लिखी है। बाबरनामा जो है किसकी रचना है? बाबर की रचना है और तुर्की भाषा में लिखी गई है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी कहलाता है। तो अकबरनामा का कौन सा भाग जो है आईने अकबरी कहलाता है। तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसको आईने अकबरी कहते हैं। ये जो अकबरनामा है इसकी रचना अबुल फजल ने की है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और वर्णन मिलता है इसमें बाबर, हुमायूं और अकबर के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है अकबरनामा में। तो अकबरनामा जो पुस्तक है अबुल फजल ने लिखी है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और वर्णन मिलता है बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में इससे जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है खजायन उल फतूह किस शासक के विषय में जानकारी देती है। तो खजायन उल फतूह जो है ना किस शासक के विषय में जानकारी देती है। तो खजायन उल फतूह जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। और खजायन उल फतूह जो है ना इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। किसने? अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा बाबरनामा रचना की बाबर ने, तुर्की भाषा में लिखी गई। उसके बाद हमने अकबरनामा की बात की, आईने अकबरी इसका तीसरा भाग है। अबुल फजल जो है इसके लेखक हैं, फारसी भाषा में लिखा गया है अकबरनामा। फिर अकबरनामा के बाद हम आए किस पे? खजाइन उल फतूह पर। और ये जो खजाइन उल फतूह है इसको लेखक अमीर खुसरो ने लिखा है। और किसके विषय में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है खजाइन उल फतूह में। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है तारीख ए शेरशाही के रचनाकार कौन है। तो तारीख ए शेरशाही जो है पुस्तक, इसके रचनाकार हैं अब्बास खान शेरवानी। कौन है? अब्बास खान शेरवानी ने तारीख ए शेरशाही की रचना की है। और इसमें अकबर एवं शेरशाह का वर्णन मिलता है। तो तारीख ए शेरशाही में अकबर एवं शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है। और किसने लिखी है? अब्बास खान शेरवानी ने लिखी है। अवधूत सागर किसकी रचना है। तो बल्लाल सेन की रचना है अवधूत सागर। सेन वंश के शासक थे बल्लाल सेन, जिन्होंने अवधूत सागर लिखी है। और बल्लाल सेन ने ही दान सागर भी लिखी है। कौन सी? दान सागर भी लिखी है बल्लाल सेन ने। प्रश्न क्रमांक 6 है कृष्णा तथा कन्याकुमारी अंतरीप के मध्य मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित है। तो कृष्णा तथा कन्याकुमारी अंतरीप के मध्य मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है। तो आप देखोगे यहाँ पर कृष्णा नदी और कन्याकुमारी द्वीप जो नीचे स्थल है हमारा अंतिम छोर है, उसकी बात की जा रही है कि वहां तक जो मंदिर की प्राचीन कला जो विकसित की गई है ना, कौन सी है। तो हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? द्रविड़ शैली। मुख्य निर्माण द्रविड़ शैली में कौन कौन से हैं? जैसे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर हो गया, महाबलीपुरम हो गया, बातापी हो गया, एहोल के मंदिर हो गए। ये सब द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। किस शैली में? द्रविड़ शैली में जो है बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है किस शैली के मंदिरों में खड़ी रेखा की प्रधानता वाला रेखीय शिखर होता है। तो किस शैली के मंदिरों में जो खड़ी रेखा की प्रधानता वाला रेखीय शिखर होता है। तो ये होता है नांगर शैली में। किसमें देखने को मिलेगा आपको? नांगर शैली में ये देखने को मिलेगा। नांगर शैली का जो विस्तार है हिमालय से विंध्यन प्रदेश तक जो है नांगर शैली देखने को मिलती है, उत्तर भारत में देखने को मिलती है। और देखो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का जो हिस्सा है ना मध्य भारत, वहां पर बेसर शैली देखने को मिलती है। कौन सी? बेसर शैली। रेहला के लेखक इब्न बतूता का संबंध किस देश से है। तो रेहला जो इब्न बतूता
का संबंध किस देश से है? तो रेहला पुस्तक जो है लिखी है किसने? इब्न बतूता ने। और अफ्रीकी देश मोरक्को से संबंध रखता है इब्न बतूता। किससे? अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था इब्न बतूता। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था। तो पूछा जाए कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक आंसर करोगे। रेहला के लेखक का नाम पूछा जाए तो इब्न बतूता है। इब्न बतूता किस देश का निवासी है? तो मोरक्को का निवासी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी थे? तो गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने की है। और ये किसके दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन, जो बंगाल के सेन वंश का शासक था ना लक्ष्मण सेन, उसके यहाँ दरबारी कवि थे जयदेव। और जयदेव ने ही लिखी है गीत गोविंद, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? तो मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा है। यह हिंदू कानून पर आधारित ग्रंथ है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने कौन सी रचना की है? मिताक्षरा। तो मिताक्षरा रचना का नाम है और विज्ञानेश्वर रचनाकार हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी हुआ करता था, उतबी। रचना किसने की है? किताब उल यामिनी। तो उतबी की जो रचना है किताब उल यामिनी, आपको याद रखनी है कि जो महमूद गजनबी का दरबारी था उतबी, इसने एक रचना लिखी है किताब उल यामिनी। और किताब उल यामिनी जो है उसमें महमूद गजनी और सुबक्तगीन के बारे में जानकारी मिलती है। तो उतबी की रचना किताब उल यामिनी में सुबक्तगीन और महमूद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है फुतूहात-ए-फिरोजशाही है। क्या है? फुतूहात-ए-फिरोजशाही है। और तारीख-ए-फिरोजशाही किसने लिखी है? बरनी ने। तो पूछा जाए कि तारीख-ए-फिरोजशाही किसने लिखी है, तो आपको बरनी का नाम याद रखना है। बरनी ने रचना की है तारीख-ए-फिरोजशाही की। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है? फुतूहात-ए-फिरोजशाही। प्रश्न क्रमांक 13 है, चचनामा की भाषा क्या थी? तो जो चचनामा है इसमें भाषा कौन सी प्रयोग हुई है? तो चचनामा में अरबी भाषा प्रयोग हुई है। किसमें? अरबी भाषा में लिखी गई है चचनामा। चचनामा से ही सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और इसका जो अनुवाद है फारसी में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा किया गया है, फारसी में अनुवाद। तो चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है और फारसी में इसका अनुवाद किया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो मध्यकालीन जो यात्री रहे ना उनमें यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको? मार्को पोलो को कहा गया है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। जो मार्को पोलो था वो वेनिस का यात्री था और 13वीं सदी में पांड राज्य दरबार में आया था। तो मार्को पोलो कहाँ आया था? पांड राज्य दरबार में आया था। कब? 13वीं सदी में। कहाँ का यात्री था? वेनिस का यात्री था, वेनिस का निवासी था। भारत यात्रा पर 13वीं सदी में आया था। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारतीय शैली फारसी चित्रकला की सफाविद शैली से मिलकर किस शैली का विकास हुआ है? तो जो भारतीय शैली है उसका जब मिलन फारसी चित्रकला की सफाविद शैली से हुआ ना, तो कौन सी शैली निकल के आई? मुगल शैली निकल के आई, मुगल शैली। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। पित्रादुरा तकनीक शैली का प्रथम प्रयोग किस इमारत में हुआ था? तो पित्रादुरा तकनीक शैली का प्रयोग जो है एतमाउद्दौला के मकबरे में हुआ है। किसमें? एतमाउद्दौला के मकबरे में हुआ है। और एतमाउद्दौला का जो मकबरा है इसका निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया था। कब? 1626 से 1628 में। पत्थरों पर जवाहरात जड़ने की तकनीक जो है उसी को पित्रादुरा कहा जाता है। और पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग, शैली का प्रयोग सबसे पहले किसके मकबरे में किया गया है? तो एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया है। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब डाला गया था? तो ताजमहल जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया। और ताजमहल जो है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। यह भारत का प्रथम विश्व विरासत स्थल था। निर्माण कब से माना जाता है? तो 1631 से 1648 में इसका निर्माण काल माना जाता है।
हुमायूं का मकबरा, अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा का डिजाइन किसने तैयार की है? तो हुमायूं के मकबरे का जो डिजाइन है मलिक मिर्जा गयास बेग के द्वारा तैयार किया गया है। एक फारसी शिल्पकार थे मलिक मिर्जा गयास बेग। और निर्माण किसने कराया था हुमायूं के मकबरे का? तो हमीदा बानो बेगम के द्वारा निर्माण कराया गया था। यह चारबाग शैली पर आधारित है। किस शैली पर? चारबाग शैली पर आधारित है। हमीदा बानो बेगम ने निर्माण कराया हुमायूं के मकबरे का और मलिक मिर्जा गयास बेग ने इसका डिजाइन तैयार किया था। प्रश्न क्रमांक 19 है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा किस विजय के पश्चात किया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है ना, इसका निर्माण गुजरात विजय के बाद कराया था अकबर ने। किस विजय के बाद? गुजरात विजय के बाद। प्रश्न क्रमांक 20 है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का जो डिजाइन है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम याद रखना है। ताजमहल के डिजाइन में बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। अकबर ने किस किले के सामने वीर राजपूत नायकों जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी? तो अकबर ने किस किले के सामने जो है वीर राजपूत नायकों जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई? तो आगरा का जो किला है उसके सामने जो है वीर राजपूत नायकों जयमल और फत्ता की जो है मूर्तियां लगवाई थी। दोनों वीर मेवाड़ की रक्षा के में अपने प्राण की आहुति दी थी। प्रश्न क्रमांक 22 है, सावन मंडप और भादो मंडप किस जिले में है? किस किले होना चाहिए, किस किले के भाग हैं? तो सावन मंडप और भादो मंडप जो हैं ये किस किले के भाग हैं? तो ये लाल किला के भाग हैं। किसके हैं? लाल किला के भाग हैं। और इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था 1648 में। लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। तो लाल किला जो है शुरुआत से ही लाल था क्या? नहीं, शुरुआत से लाल नहीं था, पहले सफेद हुआ करता था, फिर अंग्रेजों के समय इसे लाल बनाया गया है। आगरे के किले में कुल कितने गेट हैं? तो आगरे के किले में 2 गेट हैं, एक तो दिल्ली गेट है और एक है अमरसिंह गेट। प्रश्न क्रमांक 24 है, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा जो है लुप्त हो गई, ऐसा किसने कहा है? पर्सी ब्राउन का ऐसा कहना है, पर्सी ब्राउन का। मुनतखब उत तवारीख के लेखक कौन है? तो मुनतखब उत तवारीख जो है ना इसके लेखक हैं बदायूनी। कौन है? बदायूनी। इसमें मुगल कालीन जानकारी हमें प्राप्त होती है मुनतखब उत तवारीख में, जो कि बदायूनी ने लिखी है। इसमें मुगल कालीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 26 है, जदुनाथ सरकार ने किस किताब को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है? तो जगन्नाथ सरकार ने किस किताब को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है? तो मासिर आलमगिरी जो है ना, कौन सी? मासिर आलमगिरी, इसको मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा गया है। मासिर आलमगिरी साकी मुस्तद खान ने लिखी है। ये मासिर आलमगिरी किसने लिखी है? साकी मुस्तद खान ने लिखी है और इसको मुगल साम्राज्य का गजेटियर जो है कहा जाता है। इसमें सतनामी विद्रोह का उल्लेख भी मिलता है। तो मासिर आलमगिरी जो है ना साकी मुस्तद खान की है ना, इसमें क्या मिलता है? सतनामी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसे मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है किसने? जदुनाथ सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 27 है, अनबार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनबार ए सुहाइली नामक ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र का अनुवाद है। जो पंचतंत्र कथाएं हैं ना विष्णुगुप्त की, उसी का अनुवाद है अनबार ए सुहाइली नामक ग्रंथ। मजम उल बहरीन किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो मजम उल बहरीन जो है यह दारा सिकोई के द्वारा लिखी गई है। मजम उल बहरीन कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई है मजम उल बहरीन। और किसने लिखा है इसको? दारा सिकोई ने लिखा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया था। कहाँ पर? अजमेर में बनाया गया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर में। कहाँ पर? शाहदरा लाहौर में। और इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा कराया गया था। तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, निर्माण नूरजहां के द्वारा कराया गया है। गुजरात का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो गुजरात का खजुराहो के नाम से जो जाना जाता है उसे मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, मोढेरा का सूर्य मंदिर।
गुजरात का जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव ने कराया था। किस शैली में? हिंदू ईरानी शैली में किया गया है मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। इसको गुजरात का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 32 है, बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बुद्ध की जो सबसे प्राचीन प्रतिमा है, ये मथुरा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मथुरा से प्राप्त होती है। बुद्ध की सर्वाधिक प्राचीन प्रतिमा मथुरा से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम प्रारंभिक निर्माण जो है कनिष्क के द्वारा कराया गया था बुद्ध की प्रतिमाओं का। मूर्ति निर्माण की कौन सी शैली इंडो ग्रीक शैली भी कहलाती है? तो मूर्ति निर्माण की जो गांधार शैली है, इसको इंडो ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है और इसका अन्य नाम है ग्रीक बुद्धिस्ट शैली। इसका जो विकास है गांधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। इसको इंडो ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मूर्ति कला में मूर्ति को यथार्थवादी दिखाया गया है? तो किस मूर्ति कला में जो है मूर्ति को यथार्थवादी दिखाया गया है? गांधार शैली में जो है मूर्ति को यथार्थवादी दर्शाया गया है। वहीं जो मथुरा शैली है, मूर्ति की मथुरा कला शैली है जो, उसमें आदर्शवादी बताया गया है। मूर्ति को कैसे बताया गया है? आदर्शवादी बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 35 है, किस मूर्ति निर्माण कला में सामान्यतः हरा, नीला या काला पत्थर का प्रयोग होता है? तो जो गांधार कला शैली है, इसमें हरा, नीला या काले पत्थर का प्रयोग किया जाता है और मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो गांधार कला में ही मूर्तियों को कैसा बताया गया है? यथार्थवादी। मथुरा कला में आदर्शवादी। गांधार कला में गहरा नीला या काला पत्थर का प्रयोग होता है, मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता है। सौदरानंद एवं बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? तो सौदरानंद एवं बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं, ये अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष हैं और ये कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रश्न क्रमांक 37 है, किसे अपने ग्रंथ में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने जो है अपने ग्रंथ में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो नागार्जुन ने अपने ग्रंथ में माध्यमिक सूत्र जो है ना, उसमें सापेक्षता के सिद्धांत की बात की है नागार्जुन ने। नागार्जुन शून्यवाद के संस्थापक भी माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है, कुषाण राजाओं ने किनके समान मृत राजाओं की मूर्तियां वाले मंदिर देवकुल बनवाना आरंभ किया था? तो चीनी शासकों के समान जो है देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। तो कुषाण जो राजा है ना, उन्होंने मृत राजाओं की मूर्तियों वाले मंदिर बनवाने शुरू किए और ये कहाँ की देखा देखी की? इन्होंने चीनी शासकों के समान देखा देखी करने लगे थे। गुणाढ्य किसके दरबारी कवि थे? माफ कीजिएगा, दरबारी कवि नहीं थे। गुणाढ्य किसके दरबारी थे? तो गुणाढ्य जो है सातवाहन शासक हाल के दरबारी थे और गुणाढ्य की रचना है बृहद कथा, हाल की रचना है गाथा सप्तशती। तो जो सातवाहन वंश के शासक हाल थे, उन्होंने लिखी है गाथा सप्तशती और गुणाढ्य जो है उन्होंने लिखी है बृहद कथा। मालवा शैली की मुद्राएं किसने चलाई? तो सातकर्णी ने जो है मालवा शैली की मुद्राएं चलाई थी। रजत मुद्राएं गोलाकार, अपनी पत्नी का नाम अंकित होता था इस पे। तो सातकर्णी जो है ना, सातकर्णी प्रथम, इसने मालव शैली की जो है मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न क्रमांक 41 है, किसकी रचना में भारत के पशुओं, पौधों एवं खनिजों की जानकारी मिलती है? तो जो नेचुरल हिस्ट्री है रचना, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में जो है पशुओं, पौधों एवं खनिजों के बारे में जानकारी मिलती है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 42 है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमें कल्प सूत्र में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में मिलता है और कल्प सूत्र की जो रचना है भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। किसने की थी? भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। असम में मनाया जाने वाला बिहू त्योहार कितने प्रकार का होता है? तो असम में मनाया जाने वाला बिहू त्योहार 3 प्रकार का होता है, बोहांग या रोंगली, काटी या कोंगली और माघ या भोगाली। बिहू असमी नववर्ष के आगमन का सूचक है। तो बिहू 3 प्रकार के त्योहार होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में उत्सुकता से मनाया जाता है। एक कृषि त्योहार है, 1 सप्ताह तक मनाते हैं इसको और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से प्रारंभ होता है हार्नबिल उत्सव।
कहाँ पर? नागालैंड में। प्रश्न क्रमांक 45 है, शेर ए गुल फरोसा कहाँ मनाया जाता है? तो शेर ए गुल फरोसा जो है पुरानी दिल्ली में मनाया जाता है। फूलों का वार्षिक त्योहार है शेर ए गुल फरोसा। प्रश्न क्रमांक 46 है, सिक्किम में मनाया जाने वाला सागा दावा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जो सिक्किम में सागा दावा त्योहार है ना, कौन सा? सागा दावा, ये मनाया जाता है बौद्ध समुदाय के द्वारा। सागा दावा से तात्पर्य तिब्बती चंद्रमास से होता है। खजुराहो नृत्य समारोह कब से मनाया जाता है? मतलब कब से शुरुआत हुई, ये पूछा जा रहा है। तो खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 में हुई थी और आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1975 से प्रारंभ 2024 में 50वां संपन्न हुआ है। तो जो खजुराहो नृत्य समारोह था 2024 का, एक कौन से क्रम का था? तो 50वें क्रम का था। प्रश्न क्रमांक 48 है, चेरियोबा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो चेरियोबा त्योहार का संबंध है मणिपुर राज्य से। किससे है? चेरियोबा त्योहार का संबंध है मणिपुर राज्य से। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अंबुबाची मेला जो है गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 50 है, ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में ओणम मनाया जाता है। यह भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित होकर 10 दिनों तक चलता है ओणम का त्योहार। ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 51 है, खोरदाद साल किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो खोरदाद साल जो है ना, ये पारसी धर्म का जो है प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, हेमिस तसेचू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है। हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो हेमिस तसेचू जो है ये कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख में ही मनाया जाएगा। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु पद्म संभव के जन्म के उपलक्ष्य में ने हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस तसेचू। कौन सा? हेमिस तसेचू पर्व त्योहार को मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्योहार का उद्भव किस राज्य से मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा त्योहार जो है ना, ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। प्रारंभ में एक यह राजसी परिवार से संबंधित था और वर्तमान में आम जन द्वारा 14 देवताओं की पूजा की जाती है खर्जी पूजा में। किस राज्य में? त्रिपुरा में। बनगाला किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो बनगाला जो है गारो जनजाति का त्योहार है और ये गारो जनजाति कहाँ मिलेगी? गारो पहाड़ियां हैं जो मेघालय में, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो बनगाला किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? गारो जनजाति का जो है प्रमुख त्योहार है। ड्री त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ड्री त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री त्योहार आपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो ड्री त्योहार है ना, ये आपातानी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। थिकसे गुस्टर त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो थिकसे गुस्टर त्योहार जो है ये लद्दाख में मनाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में मनाते हैं थिकसे गुस्टर त्योहार। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का जो है प्रतीक होता है। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जो थाईपुसम उत्सव है ना, ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव, थाईपुसम उत्सव तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। एक प्रकार का हिंदू उत्सव है जो भारत के अलावा थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गया, वहाँ पर भी मनाया जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा, तो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा का आयोजन हिंदू कैलेंडर के किस माह में किया जाता है? तो आषाढ़ माह के दूसरे दिन किया जाता है। कब? आषाढ़ माह के दूसरे दिन किया जाता है। जो उड़ीसा में रथ यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा की रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शास्त्रीय संस्कृत नाट्य रचना का प्रथम उदाहरण किसे माना जाता है? तो शास्त्रीय संस्कृत नाट्य रचना का जो प्रथम उदाहरण है वो अश्वघोष द्वारा रचित सारीपुत्र प्रकरण को माना जाता है। किसको? सारीपुत्र प्रकरण को जो है वो माना जाता है। अंकिया नट्य या नाट्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंकिया नट्य को प्रारंभ करने का श्रेय असम से वैष्णव धर्म से संबंधित शंकर देव को जाता है। किसको? शंकर देव को जाता है। 10 कठिया किस राज्य से संबंधित प्रमुख लोकनाट्य है? तो 10 कठिया
उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और दसकठिया के प्रमुख वाद्य यंत्रों में ढोल और मोहरी को भी याद रखना है। दसकठिया उड़ीसा राज्य से संबंधित है। माच लोक नाट्य का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माच लोक नाट्य का उद्भव जो है मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य लोक नाट्य है ना, वो माची है। और कहाँ से माना जाता है? उज्जैन से इसका उद्भव जो है वो माना जाता है। ओजापाली नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओजापाली नाट्य का संबंध जो है असम राज्य से है। कहाँ से है? असम राज्य से है। ओजा मुख्य कथावाचक, पाली सहगान का सदस्य। तो एक बार क्या करना है, इनका रिवीजन कर लेना। इन वीडियो का बहुत जरूरी है रिवीजन, है ना। रिवीजन मुझे ऐसा लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना तैयारी के दौरान, वो रिवीजन ही होती है। ओजापाली नाट्य कहाँ से संबंधित है? असम से, है ना। और जो अभी देखा था हमने दसकठिया उड़ीसा से। कृष्णाट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? तो कृष्णाट्टम जो है कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का जो है मंचन किया जाता है। तमाशा लोक नाट्य का आयोजन किस राज्य में प्रमुखता से होता है? तो महाराष्ट्र में होता है तमाशा। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नृत्य का जो पहला उल्लेख है वो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र कौन सी, जिसकी रचना जो है भरत मुनि ने की है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इसी में पहली बार नृत्य का पहला औपचारिक जो है उल्लेख देखने को मिलता है। वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं जो हैं वो अस्तित्व में हैं। वो 8 विधाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक तो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथक और सत्रिया नृत्य जो है ये 8 की 8 आपको याद रखनी है। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से है। और कालबेलिया सपेरा समुदाय की महिलाओं से संबंध रखता है ये कालबेलिया लोक नृत्य। रासलीला उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं ना, तो रासलीला लोकप्रिय लोकनाट्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। घूमर लोक नृत्य किस जनजाति से संबंध रखता है? तो घूमर जो है वह भील जनजाति से संबंध रखता है। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो शंकर देव को सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक माना जाता है। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध जो है केरल राज्य से है। और इसे त्रावणकोर के शासकों ने संरक्षण दिया था। किसने? त्रावणकोर के शासकों ने संरक्षण दिया था। मोहिनीअट्टम नृत्य को केरल राज्य से संबंध रखता है। छऊ लोकनाट्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पूर्वी झारखंड में, पूर्वी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है छऊ लोकनाट्य जो है प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का जो उद्भव है तमिलनाडु से हुआ है। कहाँ से? तमिलनाडु से हुआ है। मंदिरों में देवदासियों द्वारा ही किया जाता है। थांगटा लोक नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थांगटा लोक नृत्य का आयोजन जो है वो मणिपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? थांगटा मणिपुर में किया जाता है। ये एक युद्ध कला संबंधी विशिष्ट लोक नृत्य है। भुट्टा बोम्मालू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से। भुट्टा बोम्मालू लोक नृत्य का अर्थ क्या होता है? टोकरी वाले खिलौने। झावेरी बहनों का संबंध किस प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य से है? तो जो झावेरी बहनें हैं मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई है। यह भारत की कला संबंधी पहली राष्ट्रीय अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी 1952। संगीत की ख्याल शैली के प्रतिपादक कौन है? तो संगीत की जो ख्याल शैली है इसके प्रतिपादक हैं अमीर खुसरो। तो संगीत की ख्याल शैली के प्रतिपादक अमीर खुसरो हैं। प्रश्न क्रमांक 80 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी शैलियों का विकास हुआ है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियों का विकास हुआ है। एक तो हिंदुस्तानी शैली है और दूसरी है कर्नाटक शैली। प्रश्न क्रमांक 81 है, बोधिसत्व पद्मपाणि एवं वज्रपाणि का चित्र किस गुफाओं में चित्रित है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि एवं वज्रपाणि का चित्र आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेगा। पद्मपाणि शांति एवं विश्व बंधुत्व का प्रतीक है, वहीं वज्रपाणि जो है वासना व शत्रुओं के संहारक है।
बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली आदि किस शैली के अंतर्गत आती हैं? तो ये राजपूत या राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती हैं। बाघ की गुफाओं बाघ की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है? तो बाघ की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से है। और ये जो बाघ की गुफाएं हैं, इनकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। पट्टचित्र किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा राज्य की लोक चित्रकला शैली है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा के जो है चित्र बनाए जाते हैं पट्टचित्र में। ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से जो है संबंध रखती है। प्रश्न क्रमांक 85 है, भारत माता नामक सुप्रसिद्ध चित्र के चित्रकला कौन है? तो अविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक सुप्रसिद्ध चित्र के चित्रकला कौन है? तो अविंद्रनाथ टैगोर हैं। आधुनिक काल में राष्ट्रीय कला शैली को प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो आधुनिक काल में राष्ट्रीय कला शैली को प्रारंभ करने का श्रेय जो है राजा रवि वर्मा को दिया जाता है। चपकार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो चपकार कुट मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में मनाया जाता है चपकार कुट। आगरा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ताज महोत्सव में किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो आगरा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला जो ताज महोत्सव है, इसमें मुगल कालीन संस्कृति का जो है वो प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 89 है, अतापू का संबंध किस त्योहार से है? तो अतापू का संबंध ओणम से है। और जो अतापू है एक प्रकार की रंगोली हुआ करती है अतापू। रऊफ लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो रऊफ लोक नृत्य का संबंध है जम्मू एवं कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू एवं कश्मीर से। प्रश्न क्रमांक 91 है, संकीर्तन नृत्य किस राज्य का विशेष नृत्य है? तो संकीर्तन नृत्य जो है ये मणिपुर का धार्मिक पर्व विवाह शिशु जन्म उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है संकीर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत से संबंधित ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो भारतीय संगीत से संबंधित जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर सारंग देव जो है वो इसके रचनाकार हैं। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंग देव जो है इसके रचनाकार हैं। गायन की प्राचीनतम एवं सर्वप्रमुख शैली कौन सी है? तो गायन की प्राचीनतम एवं सर्वप्रमुख शैली ध्रुपद शैली है। कौन सी है? ध्रुपद शैली है। ये गायन की सबसे प्राचीन शैली है। कव्वाली के जनक कौन है? तो कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। यह मध्यकाल में प्रमुखतः सूफी संतों द्वारा सामूहिक या एकल रूप में गाई जाती थी कव्वाली। तो कव्वाली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया बीन्स फ्रीडम जो है इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडियन बीन्स फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया टुडे किसकी रचना है? तो रजनी पामदत्त की जो है रचना है इंडिया टुडे। देखो आपको इंडिया बीन्स फ्रीडम याद रखना है किसके लिए? इंडिया बीन्स फ्रीडम जो है याद रखनी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। और इंडिया टुडे जो है रजनी पामदत्त के द्वारा लिखी गई है। मैं नास्तिक क्यों हूँ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ बहुत शानदार बुक है, मैंने भी पढ़ी है, शायद आप भी पढ़ के देखना एक बार। ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है और इन्होंने जेल में रहकर ये बुक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। कार्निवल कहाँ मनाया जाने वाला क्षेत्रीय उत्सव है? तो ये गोवा में है। कहाँ पर है? कार्निवल या कार्निवल कहाँ का उत्सव है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है कि कर्नाटक में चैत्र मास में नववर्ष को मनाने वाले त्योहार को क्या कहा जाता है? तो उगादि कहा जाता है। कर्नाटक में जो चैत्र मास में नववर्ष को मनाने त्योहार है उसको उगादि कहा जाता है। महाराष्ट्र में यही पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है। छठ पर्व बिहार में हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? तो छठ पर्व जो है वो कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी छठी जो है ना उसको मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 100 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर के जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको निश्चित रूप से, तो लाइक करिएगा। देखो कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हमारे लिए वो ठीक है, हमारे लिए हमारे कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भी कभी कभी आपको वीडियो देखना चाहिए, कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए और रिवीजन भी करना चाहिए वीडियो का। वापस से 1-2 बार रिवीजन भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
चीज़ें देखो, आपके लिए जो महत्वपूर्ण कंटेंट है ना, हम बहुत ही जो विशिष्ट अनुभवी लोगों के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है ना, सिर्फ हम आपको वही ला रहे हैं, है ना। अभी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के टेस्ट हम लगाएंगे, दर्पण सिविल सर्विस के टेस्ट लगाएंगे, निर्माण आईएएस के टेस्ट लगाएंगे, कोटल अकेडमी के टेस्ट लगाएंगे, और सिविल सर्विस क्लब के अभी हम लगा ही रहे हैं, है ना। और साथ ही सिविल जॉब्स के हम एफएलटी टेस्ट लगा रहे हैं। तो हम आपको बता दें, कल आपका एफएलटी टेस्ट होगा सुबह 8 बजे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।